हेलो दोस्तों, हिंदी मेरे पर फिर से आपका स्वागत है। चलिए, एक नया टेस्ट आपके लिए तैयार है। जैसे कि आपको मालूम है, यूपीएचएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के 13 को एग्ज़ाम है, तो उसकी तैयारी हिंदी मेरे की तरफ से आपको कराई जा रही है। और आपको अभी तक 2 प्रैक्टिस सेट मिल चुके हैं, अब ये 3 है आपका प्रैक्टिस सेट। चलिए, बने रहिए हिंदी मेरे के साथ और 12th तक आप अपने प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करिए। कमेंट तो ज़रूर करिए कि प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख रूप से है? विद्यार्थियों के विचारे, अवदान का अनुप्रयोग, संरचना, अनुदेशनात्मक विविधता या फिर प्रश्न पूछना। तो प्रभावी जो होता है वह अनुदेशनात्मक विविधता होती है। चलिए इसका हम डिटेल चेक करते हैं क्या है। प्रभावी शिक्षण अनुदेशनात्मक विविधता से परिपूर्ण होता है, क्योंकि बिना विविधतापूर्ण अनुदेश के विद्यार्थियों में विषय के प्रति दिलचस्पी पैदा करना कठिन होता है तथा एक प्रकार की अनुदेशात्मक पद्धति कक्षा में शिक्षण के दौरान निरस्ता पैदा करने लगती है। समझ में आ गया होगा आपके, जो यहाँ पर ये चीज़ कह रहे हैं कि आप जो है अनुदेशनात्मक में जो क्या है विविधता लाइए। जो आपके सिखाने की इंस्ट्रक्शनल वैरायटी आपको लानी पड़ती है, तभी हम किसी विषय को दिलचस्प बना पाते हैं। अगर हम एक ही तरह से एक ही पद्धति से पढ़ाते रहें तो शायद विद्यार्थी को क्या ना रहे, दिलचस्पी ना रहे, तो निरस्ता आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका इंग्लिश वर्जन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्य में संबंध रखता है? तो यहाँ पर हमें प्रश्न का आंसर देखना है। एनसीईआरटी, यूजीसी या फिर एनएएसी या फिर एनयूईपीए। ठीक है, न्यूपा यहाँ पर देख लीजिए, नाक या फिर एनसीईआरटी या फिर यूजीसी, तो ये आपका न्यूपा आ जाएगा। चलिए देखते हैं डिटेल इसकी क्या है। शैक्षिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबद्ध संस्थान राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन विश्वविद्यालय। अब यहाँ पर तो आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म पता है, यहाँ पर इंग्लिश में फुल फॉर्म भी पता चल गई और साथ में हिंदी में भी। ये अक्सर पूछी जाती है, मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि इस तरह के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट ये आपकी जो है और जो फुल फॉर्म है शॉर्ट भी याद कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये अक्सर पूछ ली जाती हैं। अक्सर क्या पूछी ही जाती है 100% में। प्रारंभ में ये संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन निपा के नाम से था और अब यूनेस्को से संबंध था। निपा एक स्वायत्त शासी संस्था है। बहुत अच्छी जानकारी और यहाँ से 100% प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी श्रवण के मूल कारक हैं? मताग्रहण, एकटक और कड़ी दृष्टि से देखना और व्याधान। प्रभावी शिक्षण के मूल कारक पूछ रहा है यहाँ पर। आक्रामक प्रश्न करना, लगातार संकेत करना, बार बार संचलन करना नहीं हो सकता है ना। चलिए, मी टू इज़ में इधर उधर झांकना या सलाह देना नहीं। विचारों को स्वीकार करना, विमर्श और मुक्त प्रश्न पूछना, ये क्या होता है? ये प्रभावी श्रवण के मूल होते हैं। ठीक है, एक टक आपको कोई देख रहा है, सुन रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि आप प्रभावी शिक्षण कर रहे हो सकता है वो आपके डर की वजह से आपको एक टक देख रहा हो कि हम इधर उधर गड़तर करेंगे तो टीचर जो है डांट देंगे, तो इस तरह से नहीं। हाँ, विचारों को स्वीकार कर रहा है, विमर्श भी कर रहा है, मुक्त प्रश्न पूछ रहा है, तो वे एक प्रभावी शिक्षण के अंतर्गत आता है। प्रभावी श्रवण के मूल कारकों में विचारों को ग्रहण करना, स्वीकार करना, विमर्श करना, मुक्त रूप से प्रश्न पूछना आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा संदेश ग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आंतरिक व बाह्य कारकों को क्या कहा जाता है? जब आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं या कोई अपना मैसेज दे रहे हैं, तो प्रतिकूल प्रभाव कौन सा हो जाता है? वह हो जाता है शोर। आप नहीं दे पाते हैं। वह अंदर भी हो सकता है, आप पढ़ा रहे हैं तो क्लास में हो रहा है, और आप क्लास से पढ़ा रहे तो क्लास के बाहर हो रहा है, तो वो दोनों ही तरह से हो सकता है। यहाँ पर डिटेल चेक करते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा संदेश ग्रहण करने की प्रक्रिया बहुधा बाहरी तथा कक्षा के अंदर ही उत्पन्न अन्य विद्यार्थियों की बातचीत या शोर मचाने से बाधित होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई सूची में से विद्यार्थी के उन अभिलक्षणों की चिन्हित करना है जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक हैं। अपने उत्तर को इंगित करने के लिए सही कूट का हमें चयन करना है। ध्यान से सुनिए। जा शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में विद्यार्थी का पूर्ण अनुभव करता है। विद्यार्थी का पारिवारिक वंश परंपरा शायद नहीं। विद्यार्थी की अभिक्षमता हाँ। विद्यार्थी के विकास की अवस्था हाँ। विद्यार्थी खोज के आते हाँ। विद्यार्थी की धार्मिक संबद्धता शायद नहीं। चलिए चेक करते हैं। कूट आपका जाएगा 1, 3, 4, तो इसमें से पहला भी जाएगा, तीसरा भी जाएगा
और आपका 4th भी जाएगा। खाने की आदतें नहीं जाती हैं। हाँ, शौक़ हो सकता है, विद्यार्थी का शौक़ ज़रूर हो सकता है, लेकिन खाने की आदतें इसमें शामिल नहीं हो सकती। बाकी तो मैंने आपको कहा था कि दूसरा तो होएगा नहीं, छठा भी नहीं होएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर सिर्फ शौक़ आता तो शायद हो सकता था। चलिए आगे चलते हैं, डिटेल है, इसको चेक कर सकते हैं आप। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी कक्षा में स्थानिक श्रेष्ठ पुनः प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से क्या घट सकता है? आपने एक ही टॉपिक एक बार में पढ़ा दिया, फिर दूसरा ही टॉपिक आप फिर नेक्स्ट डे पढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? बोध में ज्ञान संज्ञानात्मक भार, शिष्यों के प्रति आदर, उत्कृष्टता के प्रति प्रेरणा, प्रौद्योगिकी अभिन्यास के प्रति रुचि। आप एक ही टॉपिक पढ़ाए जा रहे, तो क्या घट सकता है? तो बोध में संज्ञानात्मक भार घट सकता है ना। उसके सीखने का जो इच्छा है या उसको प्रेरणा मिलती है, वो शायद उसकी घट जाए। देख लेते हैं डिटेल। किसी कक्षा में स्थानीय स्वरूप पुनः प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों के बोध में संज्ञानात्मक भार उत्पन्न हो सकता है। संज्ञानात्मक भार आमतौर पर तब बढ़ता है जब एक विद्यार्थी अनावश्यक दोहराव आदि अपर्याप्त विधियों शिक्षकों द्वारा अपनाई जाती है। इस विद्यार्थियों में अन्यमनस्कता पैदा होने लगती है, यानी कि बेमन से वो चीज़ वो करते हैं और इससे संस्करण प्रक्रिया पर भी प्रभावित हो जाती है। बहुत अच्छी जानकारी, प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। हम सब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो ये चीज़ें हमारी क्लास में भी काम आएंगी, है ना। कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। काल्पनिक, तदनुभूतिक, अमूर्त, गैर विवरणात्मक। तो संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। किस तरह का होना चाहिए सोच लीजिए आंसर, हम डिटेल आपको बताते हैं। इसका बी जाएगा आपका आंसर। चलिए देखते हैं। कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से तदनुभूतिक होना चाहिए, इम्पैथिक होना चाहिए, अर्थात संवाद मजबूत या प्रभावी होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों पर इसका जोरदार असर पड़े। कमजोर संवाद से विद्यार्थियों का ध्यान विषय की ओर केंद्रित होने में कठिनाई होती है। आप अपने विषय को मजबूती से पकड़िए और अपने संवादों को मजबूती से पकड़िए, जिससे आपके शब्दों में प्रभाव हो और विद्यार्थी आपको ध्यान से सुने। चलिए देखते हैं आगे आपका प्रश्न क्या है। अधिगमकर्ता को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है? यानी कि जब आप शिक्षण कर रहे हैं तो किस से आपका जो है प्रभाव ज़्यादा जाएगा? अधिगमकर्ता का पूरा अनुभव, अधिगमकर्ता के विभाव का शैक्षणिक परस्तर, अधिगमकर्ता के साथी समूह, या फिर परिवार का आकार जिसका अधिगमकर्ता एक अंग हो। ये तो हो ही नहीं सकता, उसका समूह भी नहीं हो सकता, लेकिन अधिगम का पूर्ण अनुभव हो सकता है। चलिए चेक करते हैं डिटेल। यहाँ पर यही इसका आंसर जा रहा है। अधिगमकर्ता का पूर्ण अनुभव शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता से घनिष्ठ रूप से संबंधित, क्योंकि पहले ज्ञात जानकारी से विषय वस्तु पर समझ शीघ्रता से बनने लगती है और अधिगमकर्ता को अगले चरणों को पूर्व ज्ञान रहता है ना। वो पहले से थोड़ा बहुत जानता है, तो नेक्स्ट चरण उसको पता रहता है कि क्या वो सुनने वाला है, क्या वो समझने वाला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब शिक्षाविदों को व्याख्यान देने अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है, तो क्या यह कहलाता है? आपने भी कहीं व्याख्यान दिए होंगे, आपको भी बुलाया गया होगा, तो आपने क्या अटेंड किया? प्रशिक्षण कार्यक्रम अटेंड किया, सेमिनार अटेंड किया? तो यहाँ पर इसका आंसर जाएगा सेमिनार। चलिए देखते हैं। जब शिक्षाविदों को व्याख्यान देने अथवा कुछ विशिष्ट संबंधी प्रकरणों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है, तो यह सेमिनार कहलाता है। ऐसे सेमिनार विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थानों द्वारा वर्ष में 1-2 बार अधिक बार भी चलाए जा सकते हैं, और इसको हम जैसे और आप जैसे ही अटेंड करते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। यदि कोई शोधार्थी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है, तो अनुसंधान की कौन सी पद्धति इस अध्ययन के लिए सर्वोत्तम होगी? प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। ऐतिहासिक पद्धति, वर्णनात्मक पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति, कार्योत्तर पद्धति, और मुझे लगता है ये सभी को पता है, ये कार्योत्तर विधि के अंतर्गत जाता है। हाँ, पर हम डिटेल से देखते हैं। यदि कोई शोध विद्यार्थी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है, तो इसके हेतु अनुसंधान के लिए कार्योत्तर पद्धति अपना सर्वोत्तम रहता है। यानी कि कार्य हो चुका है, उसके बाद अपना उसका क्या प्रभाव पड़ा है, अच्छा पड़ा है, बुरा पड़ा है, इस तरह का आप वो सब चीज़ वहाँ पर अध्ययन करते हैं, और इसको जो है कार्योत्तर पद्धति अर्ध प्रयोगात्मक अध्ययन भी की जाती है। अर्थात इस अध्ययन से पूर्व मौजूद किसी स्वतंत्र चर, किसी निर्भर चर को किसी प्रकार प्रभावित करता है। इसका अध्ययन उपलब्ध आंकड़ों या पहले घटित अनुभव के आधार पर आंकड़े बनाकर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का आपको चयन करना है।
एक अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रभावी उपस्थिति, ठीक है। सहयोगी समादेश का प्रयोग, आक्रामक कथन करना, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण, प्राधिकारवादी होना, ये भी नहीं हो सकता। सहयोगी समादेश का प्रयोग भी नहीं हो सकता। तो आपका ये जा सकता है सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण, है ना। अब इसके थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। एक अध्यापक के रूप में कक्षा में शिक्षक को अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण करना चाहिए। इससे विद्यार्थी जो कि एक बड़े समूह को प्रदर्शित करते हैं, शिक्षक के प्रभाव मंडल में रहकर कक्षा में अनुशासित रहते हैं। इस प्रकार की भंगिमा के द्वारा ही शिक्षक विद्यार्थियों से उचित सम्मान या रेस्पेक्ट पा सकता है तथा विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच एक सम्मानजनक दूरी भी बनी रहती है। बहुत अच्छी जानकारी, आप इसको जो है क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपनी कक्षा में। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। उच्च शिक्षा की संस्थाओं में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक द्वारा निम्नलिखित में से किस संकेंद्रित मूल्य को बढ़ावा दिया गया है। दोबारा रिपीट करते हैं। उच्च शिक्षा की संस्थाओं में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक द्वारा निम्नलिखित में से किस संकेंद्रित मूल्य को बढ़ावा दिया गया है। देखते हैं कौन कौन से को। राष्ट्रीय विकास में योगदान, विद्यार्थियों में वैश्विक प्रवीणताओं का संपोषण, विद्यार्थियों और अध्यापकों में मूल्य व्यवस्था विकसित करना, आधारिक सुविधाओं के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना। चलिए कूट में इसका प्रश्न का आंसर है। देखते हैं कौन कौन से कूट जा रहे हैं। इसमें 2 3 4, 1 2 3, 1 3 4 या 1 2 3 4, तो इसमें केवल 1 2 3 जा रहे हैं, फोर्थ नहीं जाएगा। आधारिक सुविधाओं को इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना, नहीं, ये नहीं हो सकता। राष्ट्रीय विकास में योगदान, विद्यार्थियों के वैश्विक प्रवीणताओं को संपोषण, विद्यार्थियों और अध्यापकों में मूल व्यवस्था व्यवस्थित करना। क्या प्रश्न था हमारा, जो नेक है उसके द्वारा किस संकेंद्रक मूल्य को बढ़ावा दिया गया है, तो ये तीनों को बढ़ावा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ डिटेल है, इसको आप चेक कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी डिटेल है, काफ़ी यूजफुल है, इसको ज़रूर देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में कौन सा शिक्षण और अधिगम के प्रकृति एवं उद्देश्यों को सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत करता है। शिक्षण विक्रय के समान, अधिगम खरीदारी के जैसा है। शिक्षण सामाजिक करते हैं जबकि अधिगम व्यक्तिगत करते हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में आता है। शिक्षण में अधिगम नियत है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता है। शिक्षण एक प्रकार का ज्ञान अंतरण है जबकि अधिगम इसे प्राप्त करने जैसा है। शिक्षण एक अंतः क्रिया है और प्रकृति में त्रिपदी है जबकि अधिगम एक शिक्षक के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। शिक्षण एक अंतः क्रिया है, प्रकृति में त्रिपदी है जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। अब इसकी हम कूट चेक करते हैं और प्रश्न का आंसर देखते हैं। 1 4 5, 2 3 5, 1 2 3 या 1 2 4, तो इसका आंसर भी 1 2 3 ही जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है, ऊपर से देखते हैं। शिक्षण विक्रय के समान है, अधिगम खरीदारी के शिक्षण सामाजिक करते हैं जबकि अधिगम व्यक्तिगत करते हैं। शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। तो ये तीनों ऑप्शन इसके सही जा रहे हैं। यहाँ पर डिटेल है, इसको आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से डीम्ड विश्वविद्यालय के विषय में कौन सा कथन सही है। डीम्ड सभी जानते हैं, ये विद्यालय के प्रकार होते हैं, अपने पढ़े होंगे, प्राइवेट, ये सब इसके अंतर्गत ही आते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह के कुछ प्रश्न भी आपके बनते हैं। कितने प्रकार के विश्वविद्यालय होते हैं, तो उसमें डीम्ड भी आता है। राज्य के राज्यपाल डीम्ड विश्वविद्यालयों के कुलपति होते हैं। वे अपना पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या बना सकते हैं। वे दाखिला तथा शुल्क के विषय में अपने दिशा निर्देश बना सकते हैं। वे उपाधि प्रदान करते हैं। तो 4 हमारे पास ऑप्शन है डीम्ड से संबंधित। हमें कूट में इसका आंसर देखना है। तो कूट में 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, 1 2 3 4, तो इसमें आपका कूट सही जा रहा है 2 3 4। देखते हैं, पहला इसमें सही नहीं है, ये राज्य के राज्यपाल कुल अधिपति होते हैं, ये सही नहीं है। बाकी इसमें जो है नीचे वाले 2 3 4 सही हैं। देखते हैं, चेक करते हैं। वे अपना पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या बना सकते हैं, ठीक है। वे दाखिला तथा शुल्क के विषय अपने दिशा निर्देश बना सकते हैं, ठीक है। उपाधि प्रदान कर सकते हैं, तीनों कार्य वो कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, यह पूरी डिटेल है डीम्ड के बारे में, इसको आप चेक कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। अधिगम, साम्य, गुणमय, प्रकृष, प्रासंगिकता, मूल्य आधारित शिक्षा, अनिवार्य मुक्त शिक्षा। अब हम इसको चेक करेंगे, इसके कूट को क्या आंसर जाएगा इसमें। 1 2 5, 1 2 5 6, 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5 6। तो इसमें हमारा जो 6 है अनिवार्य मुक्त शिक्षा, ये इसमें नहीं है।
बाकी एक मिनट, यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो रखे हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर ये 5 है और ये 6 है, ठीक है। तो अब देख लीजिए आप, तो हमारा सी आंसर 1 2 3 4 5 सही जा रहे हैं। अधिगम, साम्य या गुण या प्रकरण, प्रासंगिकता, मूल्याधारित शिक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसकी पूरी डिटेल है, आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन कीजिए। क्या हो सकता है? अध्यापक को विषय का ज्ञान, अध्यापक को सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, या फिर क्या अध्यापक का संप्रेषण कौशल, या विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की अध्यापक की योग्यता, विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क, कक्षा संहार के संचालन और अनुसरण में अध्यापक की क्षमता। अब देख लीजिए, सारे ही सही से लग रहे हैं ना हमें, लेकिन हमें हाँ अध्यापक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या हो सकता है, देखते हैं। चलिए इसमें आंसर आपका क्या जाएगा? इसमें जा रहा है 1 3 6, ठीक है। देखते हैं, तो अध्यापक का विषय ज्ञान होना चाहिए, अध्यापक का संप्रेषण कौशल होना चाहिए, कक्षा व्यवहार के संचालन और अनुसरण में अध्यापक की क्षमता होनी चाहिए। अगर ये होगा तभी वह सब कुछ कर पाएगा। पहला पॉइंट तो मुझे लगता है यही होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित अधिगमकर्ता की विशेषताओं में से किसका सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण सामग्रियों और मूल्यांकन प्रणालियों की दक्षता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है? प्रश्न समझ में आ गया होगा कि अधिगमकर्ता की विशेषताओं में से सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन प्रणाली की दक्षता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। प्रश्न कुछ आटिपिकल हैं, समझने पहले प्रश्न को बहुत अच्छे से समझिए, उसके बाद आंसर कीजिए। अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि, आयु और निवासी स्थान क्या है? नहीं। अधिगमकर्ता के माता पिता, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और संबंधित विषय के अधिगम्य निष्पादन हो सकता है। अधिगमकर्ता के विकास की अवस्था, सामाजिक पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत रुचि, ये भी हो सकता है। अधिगमकर्ता की परिपक्वता का स्तर, अकादमिक निष्पादन स्तर और परिणात्मक प्रवृत्तियाँ। सबसे ज़्यादा सटीक आंसर ये जा रहा है। यहाँ भी हैं 1 2 पॉइंट, लेकिन सारे आप नहीं ले सकते। यहाँ पर सारे पॉइंट्स आप ले सकते हो। देखिए आंसर यहाँ पर डिटेल आ रहा है, तो इसको आप डिटेल है यहाँ पर चेक कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है? पूर्व निर्धारित पूछा गया है, ठीक है। स्मरण, बोध, परावर्तित, विभेदीकरण। तो इसमें जो पूर्व निर्धारित स्तर नहीं होगा वह विभेदीकरण नहीं होगा, बल्कि स्मरण भी होगा, उसको बोध भी होगा, परावर्तित भी होगा, रिफ्लेक्टिव भी होगा, मेमोरी भी होगा, अंडरस्टैंडिंग भी होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसकी डिटेल। हम इसका विभेदीकरण नहीं है, बाकी सब हैं। यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल दी गई है विभेदीकरण की, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं क्या है ये। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षण के दौरान, एक मिनट इसको थोड़ा पोस्ट जूम कर लेते हैं। हाँ अब देखते हैं, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? व्याख्यानात्मक पद्धति, निदर्शन पद्धति, आगमनात्मक पद्धति, या फिर पाठ्य पुस्तक पद्धति। तो जो सहभागिता करेंगे, बिल्कुल सही आपने सोचा है। जब हम निर्दर्शन पद्धति अपनाएंगे तभी विद्यार्थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? सहभागी बनेंगे। देख लीजिए यहाँ पर, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिगम सहभागिता निर्देशन पद्धति द्वारा संभव है। डेमोन्स्ट्रेशन में किसी सिद्धांत से संबंधित कुछ क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ किए जाते हैं जिससे विषय सामान्य रूप से व्याख्यान किए जाने की तुलना में अधिक दिलचस्पी। लेकिन हम हर वक्त ये भी नहीं कर सकते हैं, हमें व्याख्यान भी देना होता है, लेकिन हम समय समय पर ये एक्टिविटीज़ अगर करें तो बच्चा विषय के साथ साथ इनमें भी क्या होगा? मोटिवेट भी होगा और साथ में उसको क्या इंटरेस्ट भी आएगा, है ना। हम हर विषय में कर सकते हैं ऐसा। नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है अनुदेशों के प्रारंभ में विद्यार्थियों का कार्य निष्पादन, अनुदेशों के दौरान अधिगम की प्रगति और विफलता, अनुदेशों के अंत में उपलब्धि की स्थिति, अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान। अभी नैदानिक मूल्य का अभिनिश्चित करना था, तो अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्या का कारण और निदान, ये नैदानिक मूल्य में आता है। निदान, ठीक है, नैदानिक यानी कि निदान आप कर रहे हैं। निदान को आप एक कॉमन शब्द में भी ले सकते हैं और उसके हिसाब से इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षण की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है भावात्मक क्षेत्र से, ज्ञानात्मक क्षेत्र से, या फिर सहजात्मक क्षेत्र से, या फिर मनश्चालक क्षेत्र से। तो शिक्षण की जो अभिवृत्ति इसका शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है भावात्मक क्षेत्र से
पड़ता है। चलिए डिटेल देखते हैं, यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको चेक कर सकते हैं आप। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मानव जाति द्वारा प्रयुक्त नवीनतम रणनीति है। नवीनतम के बारे में पूछा गया है। ज्ञान की वृद्धि करने के लिए प्राधिकृत ज्ञान रखने वाले से प्रावण, निगमनात्मक तर्क, वैज्ञानिक चिंतन, आगमनात्मक तर्क। तो आप क्या मान सकते हैं? तो ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मानव जाति द्वारा प्रयुक्त नवीनतम रणनीति है वैज्ञानिक चिंतन। ये आजकल काफ़ी प्रचलन में बोल सकते हैं या प्रभावी बोल सकते हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल है, आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। शिक्षण की पद्धतियों के किस समन्वय से अधिगम के इष्टतम होने की संभावना है? समझ रहे हैं आंसर? शिक्षण की ये पद्धति हैं सारी यहाँ पर, और इससे हम इष्टतम यानी कि सबसे ऊंचाई का किस तरह से कर सकते हैं अधिगम, पढ़ते हैं। चलिए, व्याख्यान, परिचर्या और संगोष्ठी पद्धति, या फिर अंतःक्रियात्मक परिचर्चा, नियोजित व्याख्यान और पावर पॉइंट आधारित प्रस्तुतिकरण। पावर पॉइंट सभी को पता है, पीपीटी। चलिए देखते हैं। अतिक्रिया व्याख्यान सत्र, जिसमें युग्म चर्चा आधारित सत्र विचार वेश प्रक्रिया और परियोजनावृत्ति रूप में हो, या फिर व्याख्यान प्रदर्शन और पावर पॉइंट आधारित प्रस्तुतिकरण। अब देखें, यहाँ भी सही लग रहा है हमें, यहाँ भी सही, यहाँ भी सही, लेकिन यहाँ पर हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब सही हैं। अंतःक्रिया भी करनी है हमें, योग्य में चर्चा भी करनी है, विचार भी करना है, और परियोजना भी उनको देनी है। तो उसी हिसाब से ये ज़्यादा प्रभावी जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इष्टतम परिणाम ले सकते हैं। करते तो हम सभी हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावी संप्रेषण में पहले से यह माना जाता है तटस्थता, प्रभुत्व, उदासीनता या बोध। प्रभावी संप्रेषण आप तभी कर सकते हैं जब उस जो आप टॉपिक पढ़ाना जा रहे हो कुछ तो बोध हो स्टूडेंट को, कुछ तो जानकारी हो, कुछ तो अंडरस्टैंडिंग हो, तब आप उसको प्रभावी कर सकते हैं। यहाँ पर डिटेल है, ये प्रभावी हम पढ़कर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ आप बोध के ही बारे में पढ़ेंगे, तो बोध के बारे में अच्छे से यहाँ पर पढ़ लीजिए। चलिए आगे जाते हैं। सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नलिखित में से क्या हो सकता है या क्या होता है? दबाव, अपीड़न, समर्पण, आमना सामना, या फिर अनुनय। तो सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निकलता है अनुनय। ठीक है, देखते हैं क्या है ये। यहाँ पर डी है इसका आंसर, इसको हम चेक कर सकते हैं। विद्यार्थी मौखिक संचार में उत्कृष्ट होते हैं, बातें करते हैं और करते चले जाते हैं। हम इस प्रकार की बातचीत को अनुनय द्वारा एक रचनात्मक स्वरूप प्रदान करने हेतु विद्यार्थियों को उत्प्रेरित कर सकते हैं, है ना। हम बातें करके कोई भी विषय बच्चों के अंदर की बातें निकाल सकते हैं, क्या उनके अंदर है, क्या वो जानते हैं, क्या जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भावबोध संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है? उदासीन, उग्रता, कूटलेखक, एनकोडर, व्यक्तित्व की विशेषताएं, बाह्य संकेत, या फिर कूटलेखक, कूटवादक, डिकोडर के अनुबंध। तो भावपद संप्रेषण प्रेरित हुआ है कूटलेखक, कूटवादक, डिकोडर के अनुबंध। ठीक है, यहाँ पर डिटेल है, इसको आप चेक कर लीजिए, काफ़ी अच्छी डिटेल है, यहाँ इसको आप पढ़ सकते हैं और यहाँ से प्रश्न हमेशा ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? ये प्रश्न भी आपका 100% में पूछा जाता है। नीति प्रवचन, निर्णय परक होना, सांत्वना प्रदायक टिप्पणी, समाज सारांश, आत्म समीक्षा। अवरोधक कौन से? सरल शब्दों का प्रयोग, शांति प्रतिक्रिया, रक्षात्मक अभिव्यक्ति, या फिर व्यक्ति कथन, नज़र मिलाना, सरल वर्णन। तो अवरोधक क्या है? प्रभावी, सरल शब्दों का प्रयोग, शांति प्रतिक्रिया, रक्षात्मक अभिव्यक्ति। तो ये क्या है? अवरोधक है। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको चेक कर सकते हैं। प्रभावी संप्रेषण तो पूर्ण अभिव्यक्ति देने वाले शब्दों का प्रयोग आवश्यक है। प्रभावी प्रतिक्रिया तथा विचारों एवं क्रिया का उचित प्रयोग संप्रेषण द्वारा होना चाहिए, न कि सरल शब्दों। रक्षात्मक अभिव्यक्ति का, रक्षात्मक अभिव्यक्ति एक नकारात्मक पक्ष है जिसे संप्रेषण कम्युनिकेशन कमजोर पड़ जाता है, तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुसंधान शब्द के अर्थ में शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब आ चुका है आपका अनुसंधान। अनुसंधान का तात्पर्य किसी समस्या का समाधान का पता लगाने के लिए शुरू की गई व्यवस्थित कार्यकलाप तथा क्रियाकलापों की श्रृंखला से है, या फिर यह एक व्यवस्थित तार्किक और निष्पक्ष प्रक्रिया जिसे परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण, सिद्धांतों की व्याख्या, रचना की जाती है, या फिर सत्य के प्रति बौद्धिक जांच अथवा खोज है। इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। ये तो होएगा, है ना, ये तो होगा, इसको तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर डिटेल है, इसको चेक करते हैं। 1 2 3 2 3 4 1 3 4 फिर 2 3 4। तो इसमें सारे ही ऑप्शन सही जा रहे हैं। किसके लिए? अनुसंधान शब्द के अर्थ को ये सारे ही शो कर रहे हैं, बता रहे हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल है, पढ़ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाए तो बेहतर होगा।
खुले दिमाग से विषय के बारे में सोचना, उसमें पूरी तरह से डूबने से पहले मार्गदर्शी अध्ययन कर लेना, विषय से जुड़े साहित्य से परिचित होना, सैद्धांतिकता को भूलना चाहिए क्योंकि यह एक व्यावहारिक व्याख्या है। तो क्या बेहतर होगा जब सामाजिक शोध की योजना बनाए तो खुले दिमाग से विषय के बारे में सोचना, किसी भी सामाजिक बंधन में ना पड़कर बिल्कुल खुले दिमाग से उसके बारे में सोचना। यहाँ पर शोध डिजाइन क्या है? शोध संचालन का एक तरीका जो सिद्धांत पर आधारित न हो। शोध डिजाइन के बारे में पूछा जा रहा है ना। गुणात्मक परिमाणात्मक पद्धतियों के उपयोग के मध्य विकल्प वह शैली जिसमें आप अपनी शोध खोजों को प्रस्तुत करना चाहें, जैसे ग्राफ। फिर है आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा बनाना। तो जो शोध डिजाइन है वह यह है, आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के लिए प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा तैयार करना और फिर उसके अनुसार ही आपको काम करना है। ठीक है। शोध डिजाइन बनाने के बाद सैम्पलिंग केसेस का क्या आशय है? सैम्पलिंग में सैम्पलिंग ढांचे का प्रयोग, शोध के लिए उपयोग लोगों की पहचान, शब्द शोधार्थी का ब्रीफकेस या फिर लोक समाचार पत्र, टेलीविजन कार्यक्रम इत्यादि की सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग केसेस हैं ये सब। ठीक है। ये सब सैम्पलिंग केसेस के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर डिटेल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। शोध आंकड़ों का आवर्ती विवरण जो आकार में सममित है और सामान्य वितरण के समान है परंतु उसका केंद्रीय शिखर ज़्यादा ऊंचा हो कहलाता है विषम, मध्य कुकदी या तुंग कुकदी या फिर चिपट कुकदी। तो देख लीजिए इसका आंसर आपका सी जा रहा है, तुंग कुकदी। ठीक है। चलिए डिटेल देखते हैं इसकी क्या है ये। शोध आंकड़ों से संबंधित आवर्ती वितरण जो आकार में सममित हो और असामान्य वितरण के समान हो परंतु उसका केंद्रीय शिखर अधिक ज़्यादा ऊंचा हो तो उसे तुंग कुकदी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या बन रहा है। शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में होता है। शोध पत्र तैयार करना, यहाँ पर शोध प्रबंध के बारे में पूछा जा रहा है तो ये बताया जा रहा है कि इनके अनुसार ही होता है क्या। तो पहला ये है, फिर संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण का लेखन के अनुसार, शोध के लघु शोध प्रबंध के अनुसार या फिर कार्यशाला सम्मेलन में लेख प्रस्तुत करने के अनुसार। तो हम जो शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप लेते हैं शोध के लघु शोध प्रबंध के अनुसार ही करते हैं। पहले लघु शोध बनाते हैं फिर शोध प्रबंध। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शोध पदों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वैज्ञानिक विधि के सबसे निकट है? समस्या का प्रस्तावित समाधान, समाधान के परिणामों को निगमित करना, समस्या की स्थिति को अनुभूत करना, कठिनाई की पहचान करना और समाधान का परीक्षण करना। ठीक है। ये लास्ट वाला तो सही है ना। समस्या की स्थिति को अनुभूत करना, वास्तविक समस्या को पहचान और उसकी परिभाषा, परिकल्पना करना और प्रस्तावित समाधान के परिणाम को निगमित करना, परिकल्पना का कार्य रूप में परीक्षण। तो ये तो हमारा सही हो ही नहीं सकता। फिर आता है समस्या को परिभाषित करना, समस्या कारणों की पहचान करना, समूह को परिभाषित करना, प्रतिदर्श का चयन, आंकड़ों का संग्रहण, परिणामों का विश्लेषण करना। क्या ये सही लग रहा है आपको? चलिए देखते हैं। फिर देखते हैं करणमूलक कारकों की पहचान करना, समस्या को परिभाषित करने, परिकल्पना बनाना, प्रतिदर्श का चयन करना, आंकड़ों का संग्रहण और सामान्यकरण तथा निष्कर्षों पर पहुंचना। तो देख लीजिए यहाँ पर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही जा रहा है। समस्या की स्थिति को अनुभव करना, फिर उसके बाद वास्तविक समस्या की पहचान करना। आपने अनुभव कर लिया, फिर उसकी पहचान की, उसकी परिभाषा की, फिर परिकल्पना बनाई, उसके बाद परिणामों को निगमित किया, फिर उसके परिकल्पना को कार्य रूप में परीक्षण दिया। चलिए आगे चलते हैं। आपके यहाँ पर डिटेल है, इसको पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए, पोस्ट कर लीजिए वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी करिए। ठीक है। हाँ से इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं और वीडियो काफ़ी लेंदी भी जा चुकी है, प्रश्न भी काफ़ी आज लेंदी थे। तो पसंद आई है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी ज़रूर करना है। लाइक और शेयर आप हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, किसके लिए करेंगे? जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, उनके लिए आपको करना है ये काम। और मेरे लिए सिर्फ आपको कमेंट करना है और जाते जाते लाल बटन को दबाना है अपने लिए और बेल आइकन को हिट करना है जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और अपना प्यार और साथ हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बनाकर रखना है।